हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस गोपालपुर पर। तो जैसा कि हम लोग लगातार कक्षा 10 के केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग 2 चैप्टर पहले कवर कर चुके हैं और हम लोग तीसरा चैप्टर का लास्ट टॉपिक अब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी छात्र इससे पहले वाले चैप्टर्स को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे के सारे वीडियोस को वन बाय वन करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए फटाफट अपना वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए हम लोग लास्ट वीडियो में क्या पढ़े थे, पहले इसको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे गैंग या अधात्री, गैंग या अधात्री। ठीक, गैंग या अधात्री हम लोग देखे थे कि अयस्क में कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू इत्यादि अशुद्धि के रूप में मिले होते हैं, जिसे गैंग या अधात्री कहते हैं। ठीक, हम लोग खूब बढ़िया से अयस्क और खनिज को चर्चा किए थे। अयस्क क्या होते हैं, फिर से एक बार मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। अयस्क क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं। तो पहले खनिज को हम लोग जानेंगे। तो खनिज वे पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी की ऊपरी सतह से खोद कर निकाले जाते हैं, खनिज पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब जितने भी सारे हैं खनिज पदार्थ हैं। और अयस्क क्या होते हैं, अयस्क वे खनिज पदार्थ होते हैं जिसे कम लागत, कम मेहनत में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है, वो अयस्क कहलाता है। अयस्क खनिज ही होता है, बाकी ऐसा खनिज जिससे कम लागत और कम मेहनत में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है, वैसे खनिज पदार्थ को हम लोग अयस्क बोलते हैं। ठीक है, कल वाली वीडियो में हम लोग खूब बढ़िया से डिस्कस किए थे। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग अब आगे चलेंगे। आपको हेडिंग भी डलवा दिए होंगे, धातु कर्म। तो हेडिंग आप अगर जो लोग नहीं डाले हैं तो हेडिंग लगा लीजिए धातु कर्म, धातु कर्म। इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा भी कर दिए थे। धातु कर्म क्या होता है, धातु का मतलब धातु ही होता है, कर्म का मतलब कार्य, मतलब कि धातु को शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए जो जो प्रक्रिया अपनाते हैं ना, उसे धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग खनिज पदार्थ निकालते हैं, उसमें अयस्क छांटते हैं। किससे ज़्यादा हमको लाभ होगा, किस खनिज पदार्थ से जिससे ज़्यादा लाभ होगा उसे अयस्क कहेंगे। चलिए, तो उस अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियाँ होंगी, तो अशुद्धियों को बारी बारी से निकालने की जो जो प्रक्रिया अपनाते हैं ना, उसे धातु कर्म कहते हैं। क्या बात समझ में आई? चलिए, तो अगर बात समझ में आए तो एक बार मुस्कुरा दीजिए, देखिए, और मुस्कुरा कर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि धातु कर्म क्या होते हैं। तो अयस्क द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो जो प्रक्रिया होती है उसे धातु कर्म कहते हैं। अयस्क द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसे धातु कर्म कहते हैं। ठीक, धातु कर्म हम लोग कुल 7 तरह के देखेंगे। धातु कर्म कुल 7 होते हैं, 7 तरह की प्रक्रिया को अपनाते हैं। पहला नंबर है आपका, सबसे पहला नंबर अयस्क का पीसना। सबसे पहले नंबर हम लोग अयस्क को पीसते हैं। तो यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ उसको सीरियल वाइज एक बार लिख लीजिएगा। धातु कर्म में आप परिभाषा लिखे हैं, उसके नीचे लिखिएगा कि धातु कर्म की कुल प्रक्रिया 7 होती हैं, जो निम्न है। ठीक, जो निम्न है। और आपको अगर टेलीग्राम ग्रुप के साथ अब तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ बढ़िया से जुड़ सकते हैं। मैं जब भी आपका चैप्टर समाप्त करता हूँ उसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर ही शेयर कर देता हूँ। ओके, तो जिसको PDF की ज़रूरत होगी वो टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कुछ भी डाउट्स हो, टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकता है। ठीक है, हाँ। तो धातु कर्म कुल 7 होते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं पहला क्रियाकर्म धातु का, अयस्क का पीसना। अयस्क का पीसना।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में इन 7 में से जरूर कोई ना कोई आएगा, या फिर सीधा धातु कर्म ही पूरा पूछ लेगा। समझ में आई क्या बात? जब धातु कर्म पूछेगा तो 7 नंबर से कम नहीं पूछेगा, इसमें से 1 2 कोई उठाएगा तो 3 या 4 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वीडियो लेक्चर होने वाला है। ठीक है, और डेली बाय डेली आप शाम 5:15 पर प्रीमियर वीडियो देखना नहीं भूलें। ठीक है, बिल्कुल कोचिंग का टाइम बना लीजिए 5:15 को। ठीक है, शाम 5:15 को बिल्कुल कोचिंग का टाइम बना लीजिए। ठीक है, बिल्कुल कोचिंग की तरह एक्सप्लेन इसमें होगा। चलिए ठीक है, अयस्क का पीसना पहला नंबर। दूसरा नंबर हम लोग कार्य करते हैं क्रियाकर्म, अब पीस लेंगे अयस्क तो उसका सांद्रण करेंगे। तो दूसरा नंबर होगा अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण, सांद्रण। ठीक, तीसरा नंबर हम लोग क्रियाकलाप करते हैं इसके लिए। अब सांद्रण कर लिए तो हम लोग इसका क्या करते हैं, अयस्क का पीसना, अयस्क का सांद्रण। हाँ, तीसरा नंबर हम लोग क्रियाकलाप करते हैं निस्तापन, निस्तापन। ठीक, अयस्क का सांद्रण करने के बाद निस्तापन करते हैं। ठीक, चौथा नंबर देखिए सांद्रण क्या होता है, इससे क्या करते हैं, गैंग या धात्री को बाहर निकालने की क्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। सांद्रित अयस्क को गर्म करते हैं तो उसको हम लोग निस्तापन बोलते हैं। अब निस्तापन के बाद हम लोग प्रगलन करते हैं, नहीं, निस्तापन के बाद हम लोग भर्जन करते हैं, भर्जन। ठीक है, भर्जन, ये भर्जन क्या, तो खूब बढ़िया सबके बारे में एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल में थोड़ा थोड़ा जानिए, ये भर्जन क्या होता है, निस्तापन के बाद जो भी अयस्क प्राप्त होता है ना, उसमें अभी भी अशुद्धियां गैस के रूप में उपस्थित होती हैं, जिसे पुनः उच्च ताप पर गर्म करते हैं। अब पुनः जब उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो उस क्रिया को भर्जन कहते हैं। मतलब कि गैस अशुद्धि के रूप में बाहर निकल जाती है, गैस के रूप में अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। ठीक है, हाँ, तो भर्जन कहते हैं। अब चौथा हो गया, पांचवा नंबर आपका है प्रगलन, प्रगलन। प्रगलन मतलब कि भर्जन जब कर देते हैं हम लोग अयस्क का तो इतना कठोर हो जाता है, इतना कठोर हो जाता है कि वो गलता ही नहीं है, कितना वो गर्म करें। तो उसको गलाने के लिए हम अलग से प्रक्रिया अपनाते हैं, उस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं, मतलब पुनः गलाते हैं। प्रगलन के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में अयस्क बट जाते हैं। अब उनको बड़ा टुकड़ा बनाने के लिए सिंटरीकरण करते हैं। छठवां नंबर हम लोग क्रिया करते हैं सिंटरीकरण, सिंटरीकरण। ठीक है, अगला प्रक्रिया हम लोग सिंटरीकरण करते हैं। और उसके बाद 7वां नंबर हम लोग लास्ट पॉइंट करते हैं विद्युत अपघटन। ठीक है, क्या कर देते हैं, विद्युत या वैद्युत कहते हैं, वैद्युत अपघटन। ठीक है, ये कुल 7 प्रक्रियाएं हम लोग अयस्क को शुद्ध करके धातु यानी कि शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम लोग ये कुल 7 क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले फिर से देखिए, अयस्क को पीसते हैं, फिर पीसने के बाद उसको सांद्रण करते हैं, सांद्रण करने के बाद निस्तापन करते हैं, निस्तापन करने के बाद भर्जन करते हैं, भर्जन करने के बाद प्रगलन करते हैं, प्रगलन करने के बाद हम लोग सिंटरीकरण करते हैं, और लास्ट में वैद्युत अपघटन करते हैं। और वैद्युत अपघटन के बाद पूरा प्योरली शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। समझ में आया क्या? तो जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा वीडियो रोककर इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अलग एक टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ, और इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा एक बात छूट रहा, ये जो हम लोग का अयस्क का सांद्रण है ना, अयस्क का सांद्रण ये वाला, ये 3 तरह से हो सकता है। जिस तरह से आप चाहें उस तरह से कर सकते हैं। अयस्क का सांद्रण 3 तरह से होता है। पहला नंबर तो हम लोग कहते हैं
घनत्व पृथक्करण विधि। पहला नंबर घनत्व पृथक्करण विधि। एक एक के बारे में सब कुछ चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर है फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि। तीसरा नंबर है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, आपका ये 3 विधियां हैं सांद्रण करने का अयस्क को। ठीक, तो इनके बारे में भी जानेंगे। बहुत आसान है, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, उसको आराम से नोट डाउन कर सकते, बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। अब इसको मिटाया जाए ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटाया जाए। चलिए पहला नंबर हेडिंग लगाइए, अयस्क का पीसना। पहला नंबर है धातु कर्म में अयस्क का पीसना। तो पहला ही कर्म अपना करते हैं पीसने के से, तो हेडिंग लगा लीजिए अयस्क का पीसना। देखिए अयस्क का पीसना क्या होता है, बहुत आसान है। जैसे हम लोग जो खनिज पदार्थ पाते हैं ना, खनिज पदार्थ, तो वो बड़े बड़े चट्टान के रूप में होते हैं। ठीक है, खनिज पदार्थ जो होते हैं बड़े बड़े चट्टान के रूप में होते हैं। चट्टान में जो हमारा शुद्ध धातु भी रहता है, उसमें कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू इत्यादि उपस्थित होते हैं। चट्टान जैसे मान लिए हमने ये एक आपका लोहा का खनिज है, पदार्थ है। ठीक, लोहा का खनिज पदार्थ है, इसे अयस्क बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि लोहा से हमको ज़्यादा लाभ होता है। ठीक, तो देखिए मान लिया हमने कि ये लोहा का एक खनिज पदार्थ है। अब ये चट्टान के रूप में है, इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू। तो क्या करेंगे, पहले हथौड़ा लेंगे, एक हथौड़ा लाएंगे घर से, आंखों को तोड़ देंगे। ठीक, मार कर जब तोड़ देंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा या नहीं। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, टुकड़े को स्टाम्प मिल में भेज देते हैं, और स्टाम्प मिल में क्रशर मशीन, एक होता है क्रशर मशीन, याद रख लेना भाई नाम को। क्रशर मशीन में डालकर इसको बढ़िया से कचुम्बड़ निकाल देते हैं, मतलब पीस देते हैं। ठीक है, क्रशर मशीन में इसको डालकर क्या कर देते हैं, पीस देते हैं। पीस कर एकदम पाउडर बना देते हैं। क्या, पीस कर एकदम पाउडर बना देते हैं। जब पाउडर बना देते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क का पीसना। क्या कहते हैं, अयस्क का पीसना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कैसे, आपको तो पीडीएफ मिलेगा ही, वहां से लिख लीजिएगा, बाकी एक बार सुन लीजिए जरूर। कहेंगे कि अयस्क में अशुद्धि के रूप में कंकड़, पत्थर, बालू इत्यादि चट्टान के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसे हथौड़े से पीटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, और पुनः उसे क्रशर मशीन या स्टाम्प मिल में भेजकर पाउडर जैसा चूर्ण बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को अयस्क का पीसना कहते हैं। समझ आई बात की नहीं। दूसरा नंबर हेडिंग लगाइएगा, अयस्क का सांद्रण। हेडिंग लगाइएगा, अयस्क का सांद्रण। ठीक, इसको मिटाया जाए। अब सांद्रण कैसे करते हैं, हाँ, अब सांद्रण कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम लोग पहले तो अयस्क को पीस लिए, पीस कर तो पाउडर बना लिए, पाउडर बनाकर इसमें इकट्ठा कर लिए हम लोग। ये पीसा हुआ क्या है, अयस्क। क्या है, पीसा हुआ अयस्क है।
अब पीसे हुए अयस्क को क्या करेंगे, क्या करेंगे, सांद्रित करेंगे। सांद्रित करने का मतलब क्या है कि इसको पीसे हैं, अभी बोले हैं कि इसमें अशुद्धियां चट्टान के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसे हम लोग हथौड़े से तोड़कर क्रशर मशीन में डालकर पीस लेते हैं। अब पीस लेते हैं तो बताइए अशुद्धियां क्या निकल गई ना, नहीं निकली, अशुद्धि भी उसी में पिसा आ गई। अब अशुद्धि पिसा आ गई तो अशुद्धि को जो कचड़ा वाले हैं, कंकड़ पत्थर मिट्टी वालों, उनको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अब अलग करने की प्रक्रिया 3 होती है, तो इसमें पहला नंबर हेडिंग लगा लीजिएगा, घनत्व पृथक्करण विधि। ठीक है, क्या, घनत्व पृथक्करण विधि। ठीक है, घनत्व पृथक्करण विधि। अयस्क का सांद्रण में हम लोग क्या लिखेंगे कि पीसे हुए अयस्क से गैंग या अधात्री को बाहर निकालने की प्रक्रिया को, या गैंग या अधात्री को अलग करने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क का सांद्रण निम्न 3 विधियों द्वारा होता है। पहला नंबर घनत्व पृथक्करण विधि, दूसरा नंबर क्या होता है आपका, भी देखें, दूसरा नंबर क्या होता है आपका फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि। ठीक है, और तीसरा नंबर क्या होता है आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक, ये 3 विधियां होती है। इसमें से आप 3 विधियों में से कोनो विधि आप आजमा सकते हैं, कोनो विधि आप कर सकते हैं, जिस अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग विधि बनाई गई है। ठीक है, जैसे चुंबकीय पृथक्करण विधि है तो इसमें लौह चुंबकीय पदार्थों को अशुद्धि से अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, घनत्व पृथक्करण विधि। अब घनत्व पृथक्करण विधि कैसे करते हैं, घनत्व का मतलब वजन, वजन के हिसाब से पृथक्करण करना। तो ये देखिए, ये पिसा हुआ अयस्क है, एक बढ़िया सा अपने घर से टपलाएंगे। ठीक, उसमें हम लोग भरेंगे पानी, उसमें हम लोग भरेंगे पानी। इस पीसे हुए अयस्क को इसमें उड़ेल देंगे, मतलब गिरा देंगे। इस पीसे हुए अयस्क को इसमें गिरा देंगे। अब गिरा कर एक डंडा लाएंगे इतना बड़ा, इसमें ऐसे 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 गोल 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 घोल दिए। अच्छा, ऐसे ऐसे गोल गोल घोल दिए। अब जरा बताइए, एक गिलास है, उसमें हम कुछ डालकर घोल दिए। बताइए घोलने के बाद जो मिट्टी रहेगा वो कहाँ जाएगा, कंकड़ रहेगा वो कहाँ जाएगा, पत्थर बालू ये सब कहाँ जाएंगे। तो आपका जवाब होगा कि सर जी तली के नीचे बैठने लगेंगे कुछ समय बाद। ठीक है, तो क्या हुआ, कंकड़ पत्थर मिट्टी इन सब का घनत्व धातु की तुलना में अधिक होने के कारण ये नीचे बैठ गए और धातु ऊपर ही रह गए। तो ऊपर से हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त करने लगेंगे। समझ में आया आपको, बढ़िया से अभी शुद्ध नहीं करें हैं, अभी तो केवल कंकड़ मिट्टी पत्थर बालू इन सबको अलग किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग गैंग धात्री से किसको अलग कर दिए, हम लोग धातु को अलग कर लेते हैं घनत्व पृथक्करण विधि द्वारा। यहाँ पर कंकड़ मिट्टी पत्थर बालू इत्यादि यहाँ पर आपका आकर तली के नीचे बैठ जाते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, गैंग या अधात्री ना, अधात्री। बोलिए बात समझ में आई क्या, आई बात समझ में क्या। तो इसमें लिखेंगे कैसे, घनत्व पृथक्करण विधि में एक बर्तन में पानी भरकर उसमें पीसे हुए अयस्क को डालकर घोल लेते हैं। कुछ समय बाद गैंग या धात्री तली के नीचे बैठ जाता है और धातु सतह पर ऊपर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम अयस्क का सांद्रण घनत्व पृथक्करण विधि द्वारा कर लेते हैं। इस प्रकार हम अयस्क का सांद्रण घनत्व पृथक्करण विधि द्वारा कर लेते हैं। आई बात समझ। चलिए आगे देखते हैं, फेन प्लवन विधि क्या होता है। फेन प्लवन विधि में क्या करते हैं, इसमें आयस समझते हैं। तो ये घनत्व पृथक्करण विधि लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ बहुत आसान है।
अब हेडिंग लगा लीजिए फेन प्लवन विधि, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए अगला, फेन प्लवन विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण। देखिए फेन प्लवन विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण कैसे करते हैं। इसमें क्या करते हैं ना हम लोग कि एक बहुत बड़ा हौज लेकर आते हैं। क्या? एक बहुत बड़ा हौज का मतलब कि बर्तन, ठीक। इस बर्तन में हम लोग भरते हैं पानी, इस बर्तन में हम लोग भरते हैं पानी, ठीक। इस बर्तन में हम लोग भरते हैं पानी। इसमें हम थोड़ा सा चीड़ का तेल डालते हैं। किसका तेल? चीड़ का तेल। थोड़ा सा हम लोग डालते हैं चीड़ का, इसमें चीड़ का तेल डालते हैं, चीड़ का तेल, ठीक है। चीड़ के वृक्ष से प्राप्त तेल को चीड़ का तेल कहेंगे। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और डालते हैं एथिल जैंथेट। एक केमिकल होता है एथिल जैंथेट। क्या होता है? याद रख लीजिएगा, एथिल जैंथेट, ठीक है। एथिल जैंथेट, एथिल जैंथेट। थोड़ा सा चीड़ का तेल डालते हैं, थोड़ी सी एथिल जैंथेट डालते हैं। अब इसमें हम लोग पीसे हुए अयस्क को डाल देते हैं, इसमें हम लोग पीसे हुए अयस्क को डाल देते हैं, ठीक। पीसे हुए अयस्क को डालने के पश्चात अब क्या प्रक्रिया करते हैं कि एक पंखा लाते हैं। क्या? फराटा, घरवा का जो फराटा पंखा होता है वह वाला पंखा लाते हैं, और उस फराटे पंखे से हम लोग हवा का तीव्र झोंका, यहाँ पर एक पंखा हम लोग लाते हैं, ठीक है। अब इस पंखे की सहायता से हम लोग हवा का खूब तीव्र झोंका भेजते हैं। हवा का खूब तीव्र झोंका, ऐसे फराटा पंखा तीव्र झोंका देता है ना, तो ऐसे जब तीव्र झोंका जब जाता है इस विलेन पर, अब विलेन बन गया ना, इसमें हम लोग अयस्क डाल दिए, पीसे हुए अयस्क को चीड़ का तेल डाल दिए और एथिल जैंथेट डाल दिए, और इसमें हवा का जब तीव्र झोंका प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है ना कि जो धातु होते हैं, धातु गैंग या धात्री से अलग होकर गांज के रूप में, झाग के रूप में ना, झाग के रूप में ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। अब ऊपरी सतह पर आ जाते हैं तो हम गांज को यानी कि झाग को क्या कर देते हैं? विलेन से अलग करके यानी काछ लेते हैं, ठीक है, और उसको काछ कर अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग धातु को क्या कर दिए? अलग कर लिए ना गैंग या धात्री से। समझ में आया ना? तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे? जो बोले वही लिखेंगे। फेन प्लवन विधि में क्या करते हैं कि इस विधि द्वारा पीसे हुए अयस्क को एक बड़े बर्तन में रखकर उसमें जल डालते हैं, उसमें थोड़ा सा चीड़ का तेल डाल लेते हैं तथा एथिल जैंथेट की थोड़ी सी मात्रा डाल लेते हैं। थोड़ी सी मात्रा डालने के पश्चात हवा का तीव्र झोंका भेजते हैं, जिससे धातु फेन के रूप में, देखिए झाग को फेन कहते हैं, झाग को फेन कहते हैं, झाग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गांज। अपने देहाती भाषा में क्या कहते हैं? गांज। आपका क्या बोले हैं कि हवा का तीव्र झोंका भेजते हैं, जिससे धातु फेन के रूप में यानी गांज के रूप में ऊपर जल के ऊपरी सतह पर आ जाता है, और वहां से हम लोग धातु को अलग कर लेते हैं, ठीक है। वहां से धातु को हम लोग क्या कर लेते हैं? गैंग या धात्री से अलग कर लेते हैं। इस प्रकार हम लोग फेन प्लवन विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण करते हैं। इतना लिख लेंगे, बहुत आसान है, सिंपल है। जो यहाँ पर करिए वे एक्सप्लेन कर दिए। कितना आसान है? आसान है ना? चलिए अब अगला नंबर है चुंबकीय पृथक्करण विधि। आपका अगला नंबर है चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है? इसमें तो केवल और केवल लौ चुंबकीय पदार्थों का ही पृथक्करण करते हैं। क्या? लौ चुंबकीय पदार्थों का ही पृथक्करण करते हैं। क्या करते हैं कि हम लोग पीसे हुए अयस्क को, मान लीजिए पीसा हुआ अयस्क है ये वाला, इसको क्या कर देते हैं ना कि एक खूब तीव्रता वाले,
चुंबक लेते हैं, इधर और इधर भी शक्तिशाली चुंबक, जिसको बोलते हैं हम लोग शक्तिशाली चुंबक, शक्तिशाली चुंबक। शक्तिशाली चुंबक लेते हैं। इस शक्तिशाली चुंबक के बीच इस पीसे हुए अयस्क को धीरे धीरे गिराते हैं। अब धीरे धीरे गिराते हैं तो जो बताइए धूल, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू ये सब रहेगा तो क्या चुंबक में स्पर्श होंगे? नहीं ना। और जो लव चुंबकीय पदार्थ होंगे वो क्या करेंगे? चुंबक उसको आकर्षित कर लेंगे। तो इस तरह से इसमें गिरा रहे हैं तो जो आधात्री गएंगे, आधात्री वो तो नीचे चला जाएगा, बट जो लव चुंबकीय पदार्थ है इस चुंबकों में क्या होगा? आकर्षित होकर क्या होगा? स्पर्श हो जाएगा। इस तरह से गएंगे, आधात्री नीचे चले जाएंगे और धातु चुंबक में रुक जाएंगे। समझ में आया ना? तो इस तरह से हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि से हम लोग अयस्क का सांद्रण कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे कि चुंबकीय पृथक्करण विधि में केवल लौह चुंबकीय पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है या लौह चुंबकीय पदार्थों का सांद्रण किया जाता है। इसमें दो शक्तिशाली चुंबक के बीच पीसे हुए अयस्क को भेजा जाता है। दो शक्तिशाली चुंबक के बीच पीसे हुए अयस्क को भेजा जाता है, जिससे गैंग या आधात्री को चुंबक आकर्षित नहीं करता है और लौह चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण कर लेते हैं। समझ में आया ना? आपको सारा का सारा पीडीएफ मिलेगा। एक बार आपको समझा रहे हैं, एक बार इत्मीनान से समझ जाइए। आप जब पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको बहुत सही समझ में आएगा। अगर यहाँ पर वीडियो बिना देखे अगर चले गए पीडीएफ पढ़ने तो आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग अयस्क का पीसना जान पढ़ लिए, अयस्क का सांद्रण पढ़ लिए। अयस्क का सांद्रण तीन तरह से होता है, वो भी पढ़ लिए। अब तीसरा नंबर हम लोग को निस्तापन करना है, तो इसको मिटाया जाए और निस्तापन किया जाए। ठीक है, मिटा दिया जाए ना। चलिए, हाँ, तो अगला नंबर, तीसरा नंबर, अब हम लोग का क्रियाक्रम चल रहा है धातु का अयस्क का निस्तापन ना, सांद्रित अयस्क का निस्तापन करना है। तो तीसरा नंबर हेडिंग लगा लीजिए, निस्तापन। निस्तापन, इसको बारी बारी से सभी क्रियाक्रम को हम लोग समझ लेते हैं, धातु के क्रियाक्रम को। ठीक, तो देखिए निस्तापन क्या होता है कि जैसे हम लोग सबसे पहले क्या किए, अयस्क को पीसे हैं। अब पीसे हुए अयस्क से क्या किए, गएंगे आधात्री को अलग कर दिए, तो उसको हम लोग सांद्रण कहे हैं। तो अब जब पीसे हुए अयस्क को सांद्रित कर दिए तो उसे क्या बोलेंगे? सांद्रित अयस्क। सांद्रण कर दिए उसका तो क्या बोलेंगे? सांद्रित अयस्क। ठीक है, गएंगे आधात्री को अलग करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? अयस्क का सांद्रण। अब सांद्रण कर दिए तो वो अयस्क क्या कहलाएगा? अब सांद्रित अयस्क। अब सांद्रित अयस्क को क्या करेंगे ना, सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्क को क्या करेंगे ना, वायु की अनुपस्थिति, मतलब वायु उपस्थित ना हो या बहुत थोड़ी हो तो भी थोड़ी मात्रा में, जैसे हम लोग के आसपास तो तमाम वायु है लगभग 21%, तो नहीं 1 या 2% वायु हो, यानी तो वो भी ना हो, तो वायु की अनुपस्थिति या निश्चित मात्रा में क्या कर देते हैं? इसको गर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं। गर्म जब कर देते हैं तो ये सांद्रित अयस्क का निस्तापन कहलाता है। गर्म करने के बाद क्या होगा कि जो ऑक्सीजन के रूप में कुछ मतलब कि गैस के रूप में कुछ अशुद्धियां रहेंगी, सांद्रण के पश्चात भी अशुद्धियां गैस के रूप में रहती हैं। जब गैस के रूप में अशुद्धियां रहेंगी तो उसको गर्म करेंगे। गर्म करते हैं तो गैस के रूप में जो गैसें होती हैं, वो गैसें क्या होती हैं? धातु से अलग होकर, धातु से क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं, मतलब कि उड़ जाती हैं। जैसे हम लोग जल को गर्म करते हैं तो गैस के रूप में, वाष्प के रूप में गैस निकलने लगता है ना, वैसे ही आप किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसमें से क्या होगा? गैसें निकलने लगे। अच्छा, कुछ मात्रा में सांद्रित अयस्क सांद्रण जब करते हैं तो पानी में डालते हैं ना, तो पानी में डालते हैं तो कुछ मात्रा में जल भी रहता है इसमें उपस्थित, तो क्या होगा? जल भी अलग हो जाएगा, जल भी अलग हो जाएगा, वाष्प के रूप में जल अलग हो जाएगा। समझ में? तो इस तरह से कुछ हम लोग धातु शुद्ध कर लेते हैं और ही थोड़ा सा शुद्ध करते हैं, तो उसके बाद हम लोग भर्जन करते हैं। समझ में? तो निस्तापन में कैसे लिखेंगे
कि निस्तापन में कैसे लिखेंगे कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति या नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं, तो इस प्रक्रिया को अयस्क का निस्तापन कहते हैं। ठीक है, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति या नियंत्रित मात्रा में गर्म करना निस्तापन कहलाता है। ठीक, अब निस्तापन के बाद जो धातु प्राप्त हुआ, निस्तापन के बाद जो धातु प्राप्त हुआ उसका हम लोग अब भर्जन करेंगे, कि मतलब थोड़ा बहुत गैसें रह गई ना, उसको भी और गर्म कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो अगला चौथा नंबर हेडिंग लगा लीजिए, भर्जन। भर्जन, ठीक, ये भर्जन क्या होता है आइए जाने। तो क्या कहेंगे कि निस्तापन के बाद जो धातु प्राप्त हुआ, जैसे हम लोग सांद्रण के बाद धातु प्राप्त हुआ था सांद्रित अयस्क, निस्तापन के बाद जो अयस्क प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलेंगे निस्तापित अयस्क। क्या बोलेंगे उस धातु को? निस्तापित अयस्क। अयस्क, ठीक है। अब इस निस्तापित अयस्क को भर्जन में क्या करेंगे? निस्तापित अयस्क को हम लोग क्या करेंगे? इसमें यही वाला क्रिया करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति या थोड़ी सी मात्रा में, ऑक्सीजन की उपस्थिति या थोड़ी सी मात्रा में इतना गर्म करते हैं कि ये धातु अब पिघलने वाला रहेगा, जिस पॉइंट पर पिघलने वाला रहेगा उससे थोड़ा सा कम ताप पर। जिस ताप पर धातु अगर गल जाए उससे थोड़ा सा कम ताप पर क्या कर देते हैं? गर्म करते। तो खूब उच्च ताप पर गर्म करते हैं, उच्च ताप पर गर्म, ठीक है। उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो यहां से निस्तापित अयस्क किस में बदल जाता है? भर्जित अयस्क में। किस में बदल जाता है? भर्जित अयस्क में, ठीक। अब इसमें जो अशुद्धियां रहती हैं गैस के साथ बाहर निकल जाती हैं। क्या? गैस के साथ बाहर निकल जाती है, गैंग या अधात्री अशुद्धियां। अब बिल्कुल अशुद्धियां इसमें नहीं रहती हैं, ये अब थोड़ा बहुत अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, तो उसके बाद हम लोग इसका वैद्युत अपघटन करा देते हैं, ठीक है। तो देखिए भर्जित अयस्क जो होता है ना, भर्जित अयस्क ये ठोस प्राप्त होता है और अगलनीय होता है। भर्जित अयस्क क्या होता है? ठोस और अगलनीय हो जाता है, अगलनीय, ठीक है। अगलनीय हो जाता है। अगलनीय का मतलब जो जिसको कितना हो गर्म करें नहीं गलेगा। तो अब क्या करेंगे? तो इसको हम गलाने के लिए प्रगलन की प्रक्रिया अपनाते हैं। तो देखिए इसमें पहले भर्जन में क्या लिखेंगे कि निस्तापित अयस्क को वायु की उपस्थिति या निश्चित मात्रा में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो भर्जित अयस्क प्राप्त होता है, या इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। उच्च ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। भर्जन से प्राप्त भर्जित अयस्क होता है भर्जित अयस्क। भर्जित अयस्क ठोस और अगलनीय होता है, जिससे हम लोग कितना हो भी गर्म करें वो गलता या पिघलता नहीं है। इतना लिख लेंगे। समझ में आई बात क्या? हाँ, तो ध्यान रहे, आप अगर नहीं लिख पा रहे हैं मेरे बोलने से तो फिर से मैं बता रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसका पीडीएफ वहीं पर मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो इतना अब लिखने के बाद अब हम लोग अगला 5वां नंबर करने जा रहे हैं, प्रक्रिया प्रगलन, ठीक है। प्रगलन, प्र का मतलब पुनः, गलन का मतलब गलाना। नाम से क्लियर है? प्रगलन का मतलब पुनः गलाना। ये देखिए भर्जित अयस्क एकदम ठोस और अगलनीय हो जाता है, जिसको गलाना संभव नहीं है, तो हम लोग प्रगलन की स्थिति अपनाते हैं। इसको क्या करते हैं? देखिए ये अकेले नहीं गल सकता, किसी अन्य पदार्थ के साथ गलेगा, तो इसको क्या कर देते हैं ना, जो भर्जित अयस्क है, भर्जित अयस्क जो है, भर्जित अयस्क इसमें हम लोग मिला देते हैं कोक का मतलब कोयला, कोक, या फिर सिलिका का मतलब बालू। कोक या सिलिका मिलाकर अब
वात्या भट्ठी में डाल देते हैं, मतलब ऊंचे ताप पर गर्म कर देते हैं, मतलब ऊंचे ताप पर इसको गर्म कर देते हैं, तो यह गल जाता है। क्या हो जाता है? गल जाता है। तो इस देखिए प्रगलन के पश्चात क्या वर्जित अयस्क क्या हो जाते हैं? पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है ना, धातु का पिघला हुआ रूप। अयस्क का लिख देना, अयस्क का पिघला हुआ रूप, पिघला हुआ रूप। ठीक, अयस्क का पिघला हुआ रूप हमको प्राप्त हो जाता है जब प्रगलन करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग प्रगलन में कि भर्जित अयस्क ठोस और गलनीय हो जाता है, जिसको कितना हो भी ताप दिया जाता है वह नहीं गलता है। इसलिए इसमें कोक या सिलिका मिलाकर वात्या भट्ठी में डाल दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग वात्या भट्ठी में डाल दिया जाता है तो अयस्क गल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रगलन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। अब देखिए प्रगलन के पश्चात जो आपका धातु प्राप्त होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। प्रगलन के पश्चात जो भी धातु प्राप्त होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। इतना लिख लीजिए कि प्रगलन में धातु या अयस्क छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। अब जब छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है तो हमको आगे करना है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन करना है तो हमको बड़ा बड़ा टुकड़ा चाहिए, न कि छोटा छोटा। ठीक है, तो अब बड़े बड़े टुकड़े के लिए हम लोग सिंटरीकरण करते हैं। ठीक है, तो अगला क्रियाक्रम हम लोग करेंगे सिंटरीकरण। तो इसको मिटाएं और अगला हेडिंग लगा लीजिए सिंटरीकरण। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए अगला सिंटरीकरण, इसको मिटाते हैं। ठीक, अगर थोड़ा सा भी अगर ना समझ में आए तो थोड़ी सी वीडियो को पीछे कर लीजिए, आपको पूरी बात समझ में आने वाली है। ठीक, अगला नंबर हेडिंग लगा लीजिए सिंटरीकरण, छठा नंबर ना, सिंटरीकरण। देखिए सिंटरीकरण में क्या होता है, बहुत आसान है। सिंटरीकरण क्या कर देते हैं ना कि प्रगलन के पश्चात ना जो आपका अयस्क प्राप्त होता है ना छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहता है। उन छोटे छोटे टुकड़ों को बड़ा टुकड़ा बनाने का जो क्रियाकलाप करते हैं ना उस क्रियाकलाप को सिंटरीकरण कहते हैं। ठीक, तो इसमें सीधा सीधा लिख लेंगे कि प्रगलन के पश्चात अयस्क छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। इन छोटे छोटे टुकड़ों को बड़े टुकड़े में परिवर्तित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसे सिंटरीकरण कहते हैं। ठीक है, बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़े को बड़े टुकड़े में परिवर्तित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसे सिंटरीकरण कहते हैं। ठीक, अब लास्ट है हम लोग का सातवां विद्युत अपघटन। क्या है? विद्युत अपघटन। तो हम लोग लिख देते हैं वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन। ठीक है, वैद्युत अपघटन क्या है आइए समझ लेते हैं। ठीक, बहुत अब लास्ट टॉपिक है, इसके आगे कुछ है नहीं। ठीक है, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन में क्या कर देते हैं कि सिंटरीकरण के पश्चात हम लोग को अब अयस्क बड़ा बड़ा मिल जाता है, छोटे छोटे टुकड़ा से बड़ा टुकड़ा बना लिए। अब बड़े टुकड़े को हम लोग क्या कर देते हैं, बहुत आसानी से वैद्युत अपघटन करा लेते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले एक हम लोग लेते हैं बर्तन, बड़ा बर्तन। ठीक, एक हम लोग लेते हैं बड़ा बर्तन। ठीक है, और धातु जो आपका अयस्क है उसका क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोड। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोड। तो जिस भी धातु का, मान लीजिए कि अगर आपका लोहा है, लोहा धातु, तो लोहा का जलीय विलयन लेंगे। ठीक है, अगर लोहा है तो लोहा का जलीय विलयन लेंगे। मान लीजिए कि कॉपर है तो कॉपर का जलीय विलयन लेंगे। ठीक है, लोहा है तो लोहा का जलीय विलयन लेंगे, कॉपर है तो कॉपर का जलीय विलयन लेंगे। अगर आपका धातु लोहा का है तो लोहा का जलीय विलयन, और धातु कॉपर का है तो कॉपर का जलीय विलयन लेंगे। जैसे कॉपर का जलीय विलयन CuSO4, कॉपर सल्फेट। लोहा का जलीय विलयन FeSO4, ये हो सकता है। ठीक, समझ में आया, FeSO4।
या फिर Fe2SO4 थ्राइस, ये ठीक है। तो इसमें हम लोग मान लीजिए कॉपर का हम लोग अयस्क लिए हैं, मतलब कि सिंटरीकरण जो प्रक्रिया अपना है, मान लीजिए कॉपर का है तो इसमें कॉपर का जलीय विलयन ले लेंगे। अब क्या करेंगे कि सिंटरीकरण के बाद जो बड़ा धातु प्राप्त हुआ है उसको इसमें डुबो देंगे। जैसे ही डुबो देंगे ये इलेक्ट्रोड का काम करने लगेगा। इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं कि जिस धातु का छड़ लेते हैं उसी धातु के विलयन में डुबोते हैं तो वो इलेक्ट्रोड का काम करता है, या फिर उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये कॉपर है और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें इसको डुबो दिए तो ये इलेक्ट्रोड हो गया कि नहीं, इलेक्ट्रोड हो गया कि नहीं, बोलिए ये इलेक्ट्रोड हो गया कि नहीं, समझ में। अब क्या कर देते हैं कि इसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया कराने के लिए एक और इसमें छड़ डुबोते हैं जो आपका कैथोड का काम करता है। ये तो हो जाएगा आपका एनोड, ठीक है। जो भी आपका धातु का छड़ होगा, जिससे मतलब धातु, जिस भी धातु को आप शुद्धिकरण कर रहे हैं उसको बनाएंगे एनोड, और उसका ऐसा धातु लाएंगे कि ये काम करेगा कैथोड का। ठीक है, कैथोड, एनोड पर प्लस आवेश और कैथोड पर माइनस आवेश। अब क्या करेंगे कि इनको तार की सहायता से एक दूसरे को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे या सेल लगा देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करा देंगे या सेल लगा देंगे। अब क्या होगा कि धीरे 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 ये एनोड ऐसे 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 टूटकर खत्म होने लगेगा, और जब खत्म होने लगेगा तो आपका यहां से निकलकर ऐसे इसमें टूटकर गिरने लगेगा। इसमें जब टूटकर गिरने लगेगा तो जो अशुद्धि रहेगी इस बर्तन की तली पर रह जाएगी, और जो शुद्ध धातु रहेगा कैथोड पर जाकर इकट्ठा होने लगता है, ऐसे ऐसे कैथोड पर जाकर इकट्ठा होने लगता है। इस प्रकार हम लोग कैथोड को निकालकर पूरा शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो ये प्योर शुद्ध धातु हो जाता है, ये प्योर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। ठीक है, शुद्ध धातु। ठीक है, समझ में आया ना कैसे करते हैं। क्या करते हैं कि सिंटरीकरण के पश्चात जो बड़ा बड़ा धातु का कण हो जाता है, अयस्क का कण होता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोड बनाते हैं। उसका इलेक्ट्रोड बनाने के बाद उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो एनोड का कार्य करने लगता है, और एनोड धीरे धीरे टूटकर विलयन में गिरने लगता है, और अशुद्धि तली के नीचे बैठ जाती है तथा शुद्ध धातु कैथोड पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। इस प्रकार की क्रिया को हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन द्वारा पूरा शुद्ध धातु हम प्राप्त कर लेते हैं। और यही आपका चैप्टर भी हो गया समाप्त। समझ में आई बात समझ में ना। तो ये सारा का सारा आपका हम लोग अयस्क क्या बोलते हैं धातु कर्म पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिए हम लोग धातु कर्म। देखिए इसका पूरा आपको लिखाया आपको मिलेगा पीडीएफ में, तो पीडीएफ आप जरूर एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए वहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोला हूँ। यही सब पीडीएफ में भी मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, जो मैं बोला हूँ। तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। सबसे पहले तो धातु कर्म। धातु कर्म क्या होता है, अयस्क द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म की कुल 7 प्रक्रिया हम लोग पढ़े। 7 प्रक्रिया कौन कौन है। एक तो अयस्क का पीसना, अयस्क का सांद्रण, उसके बाद निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, सिंटरीकरण, फिर वैद्युत अपघटन। हम लोग सांद्रण में 3 विधियां पढ़े हैं। एक तो घनत्व पृथक्करण विधि, दूसरा फेन प्लवन विधि और तीसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि। इतना हम लोग पढ़े इस वीडियो में। और यही इस वीडियो में हमारा चैप्टर ये धातु और अधातु एंड हो गया। ठीक है, तो हम लोग अब अगले प्रीमियर वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग अगला चैप्टर कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक पढ़ेंगे, और इतना बढ़िया से पढ़ लेंगे कार्बनिक यौगिक ना कि आपको कहीं भी
थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा। सारे लोग देखिए कार्बनिक यौगिक से ना सभी लोग बहुत डरते हैं, आपको इतना बढ़िया से बता देंगे ना, इतना बढ़िया समझा देंगे कि आपको कार्बनिक यौगिक में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया ना। IUPAC नाम तो आप यूं चुटकियों में लिख लेंगे जब IUPAC नाम बताएंगे तो, ठीक है, आप खुद मास्टर हो जाएंगे। समझ में आई बात ना। चलिए, तो आप क्या कीजिएगा कि सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। और दूसरी बात कि 5:15 पर शाम को प्रीमियर वीडियो यूट्यूब पर मिलेगी आपको, हम आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, तो उसको अटेंड जरूर कीजिए, प्रीमियर देखने का प्रयास कीजिए। समझ में आया ना, बिल्कुल कोचिंग की तरफ पढ़ने का प्रयास कीजिए। समझ में आया। हाँ बिल्कुल, मैं लिखवाते लिखवाते खिलाते हंसाते पढ़ाता रहता हूँ। ठीक, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। थोड़ी अगर कहीं मिस्टेक हो, थोड़ा बहुत कहीं मतलब आपको ऐसा लगे कि हमको बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट हो या फिर कुछ भी आपको लगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, मैं उस आदत को सुधारने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।